सोचिए एक ऐसा नाम जिसे पूरी दुनिया जानती है, एक पहचान, एक संस्कृति और करोड़ों लोगों के जीवन का आधार। बिल्कुल। लेकिन जिस नदी को हम और पूरी दुनिया गंगा कहते हैं, वो अपने जन्म स्थान पर गंगा है ही नहीं। देखिए, यही बात तो सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। हमारी आज की इस गहन चर्चा का विषय और मिशन भी यही है। हमारे पास जो स्रोत है, उनके आधार पर हम सिर्फ एक नदी के बहाव को नहीं समझ रहे हैं। हाँ, वो तो सिर्फ एक पानी की लकीर नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम एक बहुत ही विशाल और जीवित इकोसिस्टम को डिकोड करने वाले हैं, जो प्रकृति और मानव सभ्यता दोनों को आकार देता है। तो अगर वो शुरुआत में गंगा नहीं है, तो मतलब जन्म के समय क्या कहानी है इसकी? मैं बताती हूँ। इस 2525 किलोमीटर लंबी जल यात्रा को हम अक्सर एक सीधी रेखा मान लेते हैं ना। हाँ, कि बस गंगोत्री से निकली और समुद्र में जा गिरी। सही कहा, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। जब हम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हिमानी यानी गोमुख की तरफ देखते हैं, तो वहां से निकलने वाली जो तेज, अकेली और एकदम बर्फीली जलधारा है, उसे भागीरथी कहा जाता है। अच्छा, तो वो भागीरथी है। हाँ, गंगा का जो विशाल और शांत स्वरूप मैदानों में दिखता है ना, उसे अपना अस्तित्व गढ़ने के लिए एक बहुत लंबी और मैं कहूँगी हिंसक प्रक्रिया से गुजरना होता है। हाँ, इस पूरी प्रक्रिया को देखकर मुझे तो ये किसी बहुत बड़े कॉर्पोरेट मर्जर या जैसे टीम बिल्डिंग होती है ना, वैसा लगता है। कॉर्पोरेट मर्जर? वो कैसे? देखिए, अगर भागीरथी वो सोलो फाउंडर है जो अपने एक आइडिया पर काम कर रही है, हाँ, तो दूसरी तरफ एक अलकनंदा है जिसे हम एक बड़ी कंपनी का सीईओ मान सकते हैं। अरे वाह, ये तुलना काफी दिलचस्प है ना? अलकनंदा अपने सफर पर निकलती है और रास्ते में अलग अलग रीजनल हेड्स, मतलब कि दूसरी नदियों को अपने साथ जोड़ती जाती है ताकि एक पूरा एम्पायर खड़ा किया जा सके। बिल्कुल सही। और इस मर्जर की जो शुरुआत है, वो अलकनंदा के मुख्यालय यानी सतोपंथ हिमनद से होती है। और आपको पता है, इसी नदी के तट पर बद्रीनाथ धाम भी स्थित है। अच्छा, बद्रीनाथ वही है? हाँ, तो अलकनंदा जब पानी का भारी आयतन लेकर आगे बढ़ती है, तो उसका पहला बड़ा भौगोलिक एक्विजिशन होता है विष्णुप्रयाग में। विष्णुप्रयाग? यहाँ कौन सी नदी आती है? यहाँ धौली गंगा आकर इससे टकराती है। बिल्कुल। दो अलग अलग घाटियों का पानी जब एक संकरे गार्ज में पूरी ताकत से भिड़ता है ना, तो पानी का शोर और उसकी ऊर्जा बयान नहीं की जा सकती। यहाँ से अलकनंदा का आकार और उसकी ताकत दोनों कई गुना बढ़ जाते हैं। और विष्णुप्रयाग के बाद तो इस टीम में और भी सदस्य जुड़ते जाते हैं। हाँ, जैसे नंदप्रयाग में नंदाकिनी का प्रवेश होता है। लेकिन सबसे दिलचस्प जो है वो है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में क्या खास होता है? वहाँ पिंडर नदी अलकनंदा में आकर मिलती है और उसका बहाव बेहद प्रचंड होता है। मतलब एकदम तूफानी? हाँ, ये सिर्फ पानी का मिलना नहीं है, ये पहाड़ों को चीरने वाली दो ताकतों का एक ही दिशा में मुड़ना है। और पहाड़ों को काटने की यही ताकत आगे चलकर रुद्रप्रयाग में भी कुछ नया करती होगी? बिल्कुल करती है। रुद्रप्रयाग इस पूरे तंत्र का एक बहुत ही निर्णायक बिंदु है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ मंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है। अच्छा, मंदाकिनी ये वही नदी है ना जिसके किनारे केदारनाथ धाम है? एकदम सही पकड़ा। ये केवल दो जल धाराओं का संगम नहीं है। देखिए, यहाँ भूगोल और संस्कृति आपस में गुंथे हुए हैं। मतलब बद्रीनाथ की घाटी से आने वाला जल और केदारनाथ की घाटी से आने वाला जल वो एक हो जाता है। क्या बात है! और मंदाकिनी के मिलने के बाद नदी का चरित्र थोड़ा बदलने लगता है। वो गहराई और शांति की ओर मुड़ने लगती है। और फिर वो बिंदु आता है जहां ये पूरा मर्जर अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है, मतलब देवप्रयाग। हाँ, देवप्रयाग, जहां भागीरथी और अलकनंदा का आमना सामना होता है। वो नीले हरे पानी वाली भागीरथी और मठमैले पानी वाली अलकनंदा। हाँ, जब वो आपस में मिलती हैं तब जाकर उस संयुक्त और विशाल धारा को फाइनली गंगा का नाम मिलता है। सही कहा। और देवप्रयाग के बाद नदी का बढ़ता पूरी तरह से बदल जाता है। वो कैसे? पहाड़ों की उस हिंसक और संकरी यात्रा के बाद नदी हरिद्वार में समतल मैदानों में प्रवेश करती है। हरिद्वार से मैदान शुरू। हाँ, और ये सिर्फ परिदृश्य का बदलाव नहीं है, ये भौतिकी यानी फिजिक्स का एक बहुत बड़ा बदलाव है। अच्छा। देखिए, पहाड़ों में नदी के पास ढलान के कारण बेहिसाब गतिज ऊर्जा, जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, वो होती है। मतलब बहुत तेज बहाव। बिल्कुल। पहाड़ों से गिरता पानी एक आरी की तरह चट्टानों को काटता है, जिसे हम इरोजन कहते हैं। हाँ, इरोजन या कटाव।
लेकिन मैदानों में प्रवेश करते ही वो जो ढलान है ना, वो अचानक खत्म हो जाती है। हाँ? तो नदी की वो जो गति और ऊर्जा है, वो मानो अचानक से गायब हो जाती होगी। एकदम। इसे समझने के लिए मेरे दिमाग में एक चित्र आ रहा है। जैसे कोई यात्री है जो पहाड़ों से अपनी पीठ पर एक बहुत भारी बोझ उठाकर उतर रहा हो। बहुत अच्छी तुलना है। तो जब तक वो ढलान पर है, गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे धकेल रहा है, तो वो तेजी से चलता है। सही बात है। लेकिन जैसे ही वो एक लंबे समतल मैदानी रास्ते पर आता है, मीलों चलने के बाद उसकी ऊर्जा जवाब दे जाती है। वो थक जाता है और अपना वो भारी बोझ वहीं जमीन पर गिराने लगता है। ये भौतिकी को समझने का एक शानदार नजरिया है। शुक्रिया। पहाड़ों से काटी गई जो लाखों टन मिट्टी, रेत और अवसाद है ना, वही उस नदी का बोझ है। समतल जमीन पर प्रवाह इतना धीमा हो जाता है कि नदी उस भारी मलबे को आगे धकेल ही नहीं पाती। तो वो उसे वहीं छोड़ देती है। हाँ, कटाव की जगह अब जमाव या डिपोजिशन शुरू हो जाता है। और यही वो जमाव है जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड होते हुए भारत के उत्तरी मैदानों को उपजाऊ बनाता है। दुनिया के सबसे उपजाऊ कृषि क्षेत्रों में बदल देता है। ये मिट्टी ही भारत की अर्थव्यवस्था और करोड़ों लोगों के जीवन का आधार बनती है। लेकिन इसी मलबे और थकावट के कारण पश्चिम बंगाल के फरक्का में एक बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति पैदा होती है। हाँ, फरक्का का वो ट्विस्ट। जो नदी पूरे रास्ते सिर्फ छोटी बड़ी नदियों को अपने अंदर समेट रही थी, वो फरक्का में आकर खुद बिखरने लगती है। वो दो हिस्सों में बट जाती है, एक हुगली और दूसरी पद्मा। बिल्कुल। लेकिन मेरा सवाल ये है कि कोई नदी अचानक खुद को दो हिस्सों में क्यों तोड़ लेगी? क्योंकि नदी ने अपना ही रास्ता खुद ब्लॉक कर दिया है। मतलब खुद का ही रास्ता रोक लिया? हाँ, अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो फरक्का तक आते आते नदी का ढलान इतना कम हो जाता है कि वो अपने साथ लाए मलबे को आगे ले जाने में पूरी तरह असमर्थ हो जाती है। तो वो मलबा वहीं जमा होने लगता है? बिल्कुल, वो मलबा नदी के मुख्य मार्ग में एक पहाड़ की तरह जमा होने लगता है। बाप रे। अब पीछे से आ रहा पानी रुक तो नहीं सकता ना, उससे तो आगे जाना ही है। हाँ, पानी उस मलबे के अगल बगल से नई दिशाएं और नए रास्ते खोजने लगता है। मुख्य नदी कई छोटी शाखाओं में बंटने को मजबूर हो जाती है, जिन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटरीज या वितरिकाएं कहते हैं। सही। हुगली नदी का अलग होकर दक्षिण की ओर बहना इसी भौगोलिक विवशता का परिणाम है, जबकि मुख्य धारा पद्मा के नाम से आगे बांग्लादेश चली जाती है। क्या बात है। ये तो हुई मुख्य नदी की यात्रा। लेकिन गंगा को भारत की सबसे विशाल नदी बनाने में उन सहायक नदियों का भी बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल है। जो उत्तर और दक्षिण से आकर इसे सींचती हैं। अगर हम उत्तर यानी बाएं तट से आने वाली नदियों को देखें तो रामगंगा का नाम आता है, जो दूधा टोली श्रेणी से निकलती है। लेकिन एक नदी जिसने मुझे वास्तव में हैरान किया, वो है गोमती। गोमती, हाँ, वो बहुत खास है। हम हमेशा से यही मानते आए हैं कि किसी भी बड़ी और बारहमासी नदी का जन्म किसी बर्फ के पहाड़ या ग्लेशियर से ही होता होगा। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन गोमती का किसी पहाड़ से कोई लेना देना ही नहीं है। तो बिना ग्लेशियर के एक विशाल नदी कैसे आकार ले सकती है? देखिए, विशाल जल प्रणाली बनाने के लिए हमेशा बर्फ पिघलने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा। गोमती गंगा की एकमात्र ऐसी प्रमुख सहायक नदी है जो पूरी तरह से समतल मैदानों से निकलती है। समतल मैदानों से? हाँ, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में एक मैदानी झील है, फुलहर झील, जिसे गोमत ताल भी कहते हैं शायद। एकदम सही। जब जमीन के नीचे का पानी यानी ग्राउंड वाटर का स्तर इतना भर जाता है कि वो सतह को तोड़कर ऊपर आ जाए और फिर उसमें बारिश का पानी भी मिल जाए, तो वो एक विशाल जलधारा का रूप ले सकता है। मतलब जमीन के नीचे के पानी से इतनी बड़ी नदी बन गई? हाँ, और लखनऊ और जौनपुर जैसे बड़े शहर इसी मैदानी नदी के तट पर बसे हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि जमीन के नीचे का इकोसिस्टम कितना मजबूत और विशाल हो सकता है। ग्राउंड वाटर से इतनी बड़ी नदी का बनना वाकई प्रकृति का एक अलग ही जादू है। इंडक नदी का तो अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा रोल है। हाँ, त्रिवेणी नहर इसी नदी के पानी पर निर्भर है ना? सही बात है। इसी से एक बहुत बड़े इलाके की खेती संभव हो पाती है। लेकिन उत्तर से आने वाली नदियों में एक नाम ऐसा है जो सच में खौफ पैदा करता है। कोसी नदी की बात कर रहे हैं आप? हाँ, कोसी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। हर साल वही तबाही, वही बाढ़। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? मतलब नदियां अचानक इतनी हिंसक और अस्थिर क्यों हो जाती हैं? क्या कोसी जानबूझकर रास्ता बदलती है या इसके पीछे भी कोई भौतिकी है? जानबूझकर कुछ नहीं होता। कोसी की तबाही के पीछे कोई रहस्य नहीं है, बल्कि पूरी तरह से विवश करने वाली भौतिकी है। वो कैसे?
कोसी नदी नेपाल हिमालय से एक बहुत ही तीव्र और खड़ी ढलान से नीचे उतरती है। उस तेज गति के कारण वो हिमालय की चट्टानों को पीसकर भारी मात्रा में कंकड़, पत्थर और बालू अपने साथ लाती है। लेकिन मैदानों में आती? हाँ, जैसे ही वो बिहार के समतल मैदानों में प्रवेश करती है, उसकी गति पर अचानक से ब्रेक लग जाता है, जैसे आपने पहले बताया था। बिल्कुल। और सारा मलबा नदी के तल में तुरंत जमा होने लगता है। यानी नदी का जो बिस्तर है वो मलबे से ऊपर उठने लगता है। एकदम। नदी का तल उथला यानी शैलो हो जाता है। अब नदी के पास पानी बहने के लिए गहराई बचती ही नहीं है। हाँ। तो जब मॉनसून आता होगा तो पानी का आयतन अचानक बढ़ता है और वो अतिरिक्त पानी उस उथले रास्ते में नहीं समा पाता, जिसे पानी अपनी पुरानी सीमाएं तोड़ देता है। सही कहा। और फिर वो किसी भी नए अप्रत्याशित रास्ते पर बहने लगता है। इसीलिए अचानक से उन गांवों में बाढ़ आ जाती है जहां कल तक सूखी जमीन थी। हाँ, तो ये शोक दरअसल एक प्राकृतिक और भौगोलिक मजबूरी है जिसे हम मानवीय निर्माण से पूरी तरह से रोक नहीं सकते। समझ गया। और इसी उत्तरी तंत्र में अंततः ब्रह्मपुत्र नदी भी शामिल होती है, जिसे बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। हाँ, जो पद्मा यानी गंगा में आकर मिल जाती है। लेकिन अगर हम दक्षिण से मतलब दाएं तट से आने वाली नदियों की बात करें तो परिदृश्य बिल्कुल बदल जाता है। वहाँ का भूगोल ही अलग है। हाँ, वहाँ हिमालय की बर्फ या उपजाऊ मैदान नहीं है। वहाँ भारत का कठोर प्रायद्वीपीय पठार है। बिल्कुल। और उस दक्षिणी तंत्र की जो सबसे बड़ी नायक है वो यमुना है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी। हाँ, जो प्रयागराज के ऐतिहासिक संगम पर गंगा से मिलती है। यमुना अपने साथ मध्य प्रदेश के पठारों का एक बहुत बड़ा जलतंत्र लेकर आती है, जिसमें सबसे प्रमुख चंबल नदी है। चंबल का नाम आते ना दिमाग में सीधे बीहड़ों की तस्वीर उभरती है। वो रेवीन्स। हाँ, बीहड़ और गार्च। चंबल के इन भीड़ों को समझने के लिए मैं इसे ऐसे देखता हूँ। कैसे? जैसे किसी ने एक बहुत हाई प्रेशर पाइप से पानी लिया हो और उसे सूखी ढीली जलोढ़ मिट्टी पर मार दिया हो। वो पानी उस मिट्टी को बेतरतीब ढंग से चीरकर गहरी खाइयां और एक भूल भुलैया सी बना देता है। बहुत सटीक उदाहरण है। जब तेज गति वाला पानी नरम जलोढ़ मिट्टी से टकराता है तो वो उसे असमान रूप से काटता है और उसी से वो बीहड़ बनते हैं। हाँ, उसी से बीहड़ों की वो जटिल संरचना बनती है। और इसके विपरीत जब यही नदी बहुत कठोर चट्टान को सीधे नीचे की ओर काटती है तो उसे गार्ज कहते हैं। बिल्कुल। चंबल नदी इन दोनों ही भौगोलिक कलाकृतियों के निर्माण के लिए जानी जाती है। अच्छा, इस तंत्र में आगे सोन नदी भी है ना? हाँ, जो अमरकंटक से निकलती है। पठारी ढलान के कारण यह उत्तर की ओर बहती है, जो कि भारत की ज्यादातर नदियों के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है। सही बात है। लेकिन दक्षिण से आने वाली नदियों में एक नाम ऐसा है जो मुझे किसी डरावनी साइंस फिक्शन दुनिया का हिस्सा लगता है। आप दामोदर नदी की बात कर रहे हैं? हाँ, इसे बंगाल का अभिशाप कहा जाता था, लेकिन स्रोतों में इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो सिहरन पैदा करता है। जैविक मरुस्थल। हाँ, बायोलॉजिकल डेजर्ट। मतलब एक भरी पूरी नदी मरुस्थल कैसे हो सकती है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। ये विकास और पर्यावरण के असंतुलन की एक बहुत ही क्रूर वास्तविकता है। सच में? जैविक मरुस्थल का अर्थ ये नहीं है कि नदी में पानी सूख गया है। तो फिर क्या है? पानी तो है, लेकिन उसमें जीवन समाप्त हो गया है। देखिए, दामोदर घाटी भारत में कोयला खदानों और भारी उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र रही है। दशकों तक कोयले की धुलाई का कचरा और उद्योगों का जहरीला रासायनिक पानी बिना साफ किए सीधे नदी में बहाया जाता रहा। मतलब इंसान ने पानी की रासायनिक संरचना ही बदल दी। इस हद तक कि प्रदूषण के कारण पानी में घुली हुई ऑक्सीजन, जिसे हम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कहते हैं, हाँ, उसका स्तर लगभग 0 के करीब पहुंच गया है। बाप रे! पानी में ऑक्सीजन नहीं होगी तो ना मछलियां बचेंगी, ना कछुए और न ही कोई जलीय पौधे। सब कुछ खत्म। हाँ, पूरी तरह से। एक पूरा का पूरा जीता जागता इकोसिस्टम इंसान की औद्योगिक महत्वाकांक्षाओं के कारण दम घुटकर मर गया। नदी केवल रसायनों को ढोने वाला एक नाला बनकर रह गई। ये एक बेहद कड़वा और विचारणीय सच है। बिल्कुल है। इन सभी कहानियों मतलब पवित्रता, पहाड़ों की तबाही, मैदानी उपजाऊपन और ये औद्योगिक प्रदूषण, हाँ, इन सबको समेटते हुए ये पूरा तंत्र अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ता है। हाँ, समंदर से मिलने से पहले। और पद्मा और जमुना की ये संयुक्त धारा जो अब मेघना बन चुकी है, हाँ, वो दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, सुंदरवन डेल्टा। हाँ। और पता है, सुंदरवन केवल दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा नहीं है। और क्या है? ये भारत और बांग्लादेश के लिए एक प्राकृतिक रक्षा कवच भी है। रक्षा कवच कैसे? ये मैंग्रोव का एक विशाल जंगल है
जहाँ खारे पानी में पनपने वाले सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। इन पेड़ों की जड़ें दलदल में इतनी गहराई तक जकड़ी रहती हैं कि वो जमीन को बहने नहीं देती। जब बंगाल की खाड़ी से भयानक चक्रवात उठते हैं ना, तो क्या होता है, तो ये मैंग्रोव के जंगल एक अभेद्य दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं। वो हवाओं की गति को तोड़ देते हैं और तटीय इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों को तबाही से बचा लेते हैं। ये पूरी यात्रा अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी चर्चा में एक ऐसा सिद्धांत सामने आया जिसने मेरी सोचने की दिशा ही बदल दी। अच्छा, कौन सा सिद्धांत? वो है पूर्ववर्ती अपवाह या एंटीसीडेंट ड्रेनेज। ओ हाँ, ये भूविज्ञान का एक बहुत ही शानदार तथ्य है। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां हिमालय से भी पुरानी है। हाँ, बिल्कुल है। यहाँ बात वाकई में बहुत दिलचस्प हो जाती है। कोई नदी उस पहाड़ से पुरानी कैसे हो सकती है जहां से वो निकल रही हो? ये तो असंभव सा लगता है। इसे समझने के लिए हमें लाखों साल पीछे जाना होगा। देखिए, हिमालय दुनिया की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। जब भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराना शुरू हुई, तो जमीन ऊपर उठने लगी और हिमालय का निर्माण शुरू हुआ। ठीक है। लेकिन जो बात अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है, वो ये है कि प्लेट्स के टकराने से पहले भी वहां विशाल नदियां बह रही थीं। अच्छा। तो जब नदी के रास्ते में जमीन ऊपर उठने लगी, तो नदी ने अपना रास्ता क्यों नहीं बदला? अगर हम नदी की तुलना एक ऐसे जिद्दी मूर्तिकार से करें ना, जो अपनी छेनी हथौड़ी लेके बैठा है, वो अपना काम नहीं रोकता। भले ही जिस पत्थर को वो तराश रहा है वो धीरे धीरे आसमान की तरफ उठने लगे, लेकिन मूर्तिकार की छीनी लगातार चलती रहती है। नदी ने बिल्कुल यही किया। हाँ, जैसे जैसे हिमालय मिलीमीटर दर मिलीमीटर ऊपर उठता गया, पानी की निरंतरता और बहाव की ताकत ने उस उठते हुए पहाड़ को लगातार नीचे की ओर काटना शुरू किया। यानी पहाड़ ऊपर उठ रहा था और नदी उसे वापस नीचे काट रही थी। हाँ, इससे ही भूगोल में डाउन कटिंग कहते हैं। क्या बात है। यही कारण है कि आज जब हम हिमालय में जाते हैं तो हमें पहाड़ों के बीच हजारों फीट गहरे गार्ज दिखाई देते हैं। हाँ। तो ये जो पूर्ववर्ती अपवाह का सिद्धांत है, ये साबित करता है कि ये केवल पानी का बहाव नहीं है। नहीं, ये समय और निरंतरता की असीमित शक्ति है जिसने पहाड़ों का सीना चीरकर अपना रास्ता बरकरार रखा। और शायद यही वो निरंतर संघर्ष और शक्ति है जिसकी वजह से इस नदी तंत्र का इतना महत्व है। बिल्कुल, शायद इसीलिए 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया और नमामि गंगे जैसे प्रोजेक्ट्स जरूरी हैं ताकि हम इस अमूल्य भूवैज्ञानिक धरोहर को बचा सकें। सही बात है। आज की इस गहन चर्चा को अगर हम समेटें तो ये स्पष्ट है कि गंगा नदी तंत्र मात्र पानी की एक लकीर नहीं है। बिल्कुल नहीं। भागीरथी के एकांत उद्गम से लेकर पंचप्रयाग के उस हिंसक मिलन तक, गंडक के त्रिवेणी नहर द्वारा अर्थव्यवस्था चलाने से लेकर दामोदर के मरुस्थल बनने की त्रासदी तक, प्राकृतिक कवच तक। हाँ, ये एक ऐसा अत्यंत जटिल और जीवित इकोसिस्टम है जिसने महाद्वीपों को आकार दिया है। और इन सभी तथ्यों को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। और क्या? देखिए, जब जल चक्र यानी वाटर साइकिल महाद्वीपों के बनने से भी पुराना है, जब इन नदियों में इतनी ताकत है कि उन्होंने उठते हुए हिमालय को काटकर अपना रास्ता बना लिया, तो आज जब हम उस प्राकृतिक बल को कंक्रीट के बड़े बड़े बांधों से रोकने की कोशिश करते हैं या प्रदूषण के जरिए उस तंत्र की सांसें रोक देते हैं, हाँ। तो क्या हम अनजाने में एक ऐसे भूवैज्ञानिक बल से टकरा रहे हैं जो अंततः हमेशा जीतता है? ये एक ऐसा सवाल है जो लंबे समय तक जहन में रहने वाला है। वाकई सोचने वाली बात है। ज्ञान की है यात्रा और नई चीजों को खंगालने का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। हमेशा कुछ नया खोजने और प्रकृति के इन विशाल रहस्यों को समझने के लिए तैयार रहना चाहिए।